नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने फिजिक्स का डे 4 है। पीछे अपन ने आवेश के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। अपना टॉपिक है कूलाम का नियम। देखो, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित एक नियम दिया था। इसको समझने से पहले हम लोग 11th क्लास में चलते हैं। 11th क्लास में एक अपने चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण, जिसमें न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि हम लोग दो पिंड लेंगे जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है। m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंडों को एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित करते हैं। तो निश्चित दूरी पर व्यवस्थित करने पर इनके मध्य एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के रूप में पढ़ा है। ठीक है, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसको गुरुत्वाकर्षण नाम दिया था। और इसके लिए आप लोगों के फॉर्मूला आया था कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है F, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती था। समीकरण 1 आया था आप लोगों के। मैं पुरानी चीजें रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है। और जो ये लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा है। इसको एक जगह अपन लिखेंगे तो ये हो गया आप लोगों के m1 m2 अपॉन r²। फिर अपन लिखेंगे इसको mg इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। देखो, ये आप लोगों के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के, जरूरी नहीं कि भिन्न भिन्न हो, समान भी हो सकते हैं, दो द्रव्यमानों के पिंडों के मध्य लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है, या लगने वाले बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन जब अपन साधारण सी परिभाषा देखें, गुरुत्वाकर्षण बल की किसी से परिभाषा पूछे, तो देखो सिंपल सा क्या आंसर निकलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, या किसी द्रव्यमान की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी के द्वारा आकर्षित करने वाला जो बल कार्य करता है, बल होता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जरूरी नहीं कि पृथ्वी आकर्षित करे। प्रत्येक पिंड जो होता है वो किसी दूसरे द्रव्यमान की पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कहलाता है आप लोगों के गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल दिया गया था, इसी की कॉपी की गई है आप लोगों के कूलाम के नियम में। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें आप लोगों के m1 और m2 द्रव्यमान है, और वहां आप लोगों के पास में दो आवेश होते हैं, एक q1 आवेश है और एक q2 आवेश है। इन q1 और q2 आवेश को इन दोनों द्रव्यमानों m1 और m2 की तरह हम लोग स्मॉल r दूरी पर, जो आप लोगों के पास में एक अल्प दूरी, एक निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी पर इनको व्यवस्थित करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ कर रखा है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये दो द्रव्यमान के पिंड हैं और ये दो आवेश है, जिसमें हम लोगों ने पहला आवेश ले लिया q1 आवेश, दूसरा आवेश ले लिया q2 आवेश। यहाँ देखो, ये जो आप लोगों के पास में दो आवेश है q1 और q2, ये q1 आप लोगों के प्लस है और q2 का मान भी आप लोगों के प्रकृति जो ली गई है वो प्लस में ली गई है। माइनस भी ली जा सकती है, माइनस q1 भी हो सकता है, माइनस q2 भी हो सकता है। अब इन दोनों आवेशों के मध्य, q1 और q2 आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। इस आकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम बल। क्या कहते हैं इसको? कूलाम बल, या हम लोग इसको कह सकते हैं विद्युत बल। या तो विद्युत बल कहते हैं हम लोग इसको, विद्युत बल, या हम लोग इसको कहते हैं कूलाम बल। तो कूलाम बल बोल दो या विद्युत बल बोल दो, ये आप लोगों के दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। इसको Fe के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये विद्युत बल या कूलाम बल की अपन बात करें तो इसकी दो प्रकृति होती है। एक प्रकृति होती है वो आकर्षण की होती है, ये आकर्षण बल के रूप में भी कार्य करता है, और एक होती है वो प्रतिकर्षण बल के रूप में होती है, यानी कि ये प्रतिकर्षण बल के रूप में भी कार्य करता है। मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? दो प्रकृति, दोहरी प्रकृति होती है। जबकि जो आप लोगों के पास में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल एकल प्रकृति का होता है, वो होता है आकर्षण की प्रकृति का, यानी कि ये आकर्षण बल है। हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को आकर्षण बल भी कह सकते हैं। ये किसी पिंड के द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जबकि ये जो होता है ये आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है
कि ये दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। ये आवेश आप लोगों के दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है। बस आप लोगों के फर्क सिर्फ इतना ही है। इनके मध्य अपन बात करें तो Q1 और Q2 ले लो, या आप लोगों के ये वाले Q1 और Q2 ले लो। इनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। और ये वाले जो आप लोगों के पास में बल हैं, इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण का बल। ये जो आप लोगों के पास में जो बल कार्य कर रहे हैं, आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, इनको हम लोग विद्युत बल कहते हैं, या हम लोग इनको कूलाम बल भी कह सकते हैं। इन्हें हम लोग Fe के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ यदि इस Fe का मान आप लोगों के प्लस आता है, देखो दो प्रकार की आप लोगों के यहाँ प्रकृति प्राप्त होगी, एक प्लस Fe आएगा, एक माइनस Fe आएगा। यदि आप लोगों के प्लस Fe आता है, इसका मतलब ये कौन सा बल है? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल होगा? ये प्रतिकर्षण बल। और यदि आप लोगों के पास में माइनस Fe आता है तो कौन सा बल होगा? वो आकर्षण बल। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, अपने को न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यू दी जा सकती है और उस वैल्यू से हमें जो लास्ट में मान प्राप्त होता है, यदि वो पॉजिटिव आता है तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो हमारे यहाँ पर यदि पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव कब आएगा? या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे, तब ये प्लस आएगा। अपन आगे देखेंगे, आप लोगों को और भी अच्छा समझ में आएगा। माइनस कब आएगा? या तो दो, एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस और एक प्लस हो। तो ऐसी स्थिति यदि आप लोगों की बनती है तो आप लोगों के माइनस Fe होगा, तो ये आकर्षण बल होता है। चलो अपन बात करते हैं कूलाम का जो नियम है उस नियम की, जो आप लोगों के गुरुत्वाकर्षण बल, जो आप लोगों के न्यूटन का किसी द्रव्यमान के पिंड के लिए जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल वाला नियम दिया था, उसके अनुरूप है ये, उसी का ही ये दूसरा रूप है। फर्क सिर्फ इतना ही है, वो द्रव्यमान के लिए काम में आता था, ये यहाँ पे आवेश के लिए काम में आता है। मैं यहाँ पे एक आवेश ले लेता हूँ प्लस Q1 और दूसरा ले लेता हूँ प्लस Q2। दोनों के बीच की दूरी आप लोगों के स्मॉल r ली जा रही है। तो दोनों Q1 और Q2 दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल Fe का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकता हूँ, ठीक है। और ये जो लगने वाला आप लोगों के इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल है, ये कूलाम बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2 आ गया। यहाँ आप लोगों के पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए। मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को एक जगह लिख रहा हूँ, एक जगह लिखूंगा तो आप लोगों के पास में क्या आ गया? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक ये समानुपाती स्थिरांक है, दोनों तरफ तुल्य नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ एक स्थिरांक आएगा। देखो यहाँ पे Fe इक्वल स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 3 आ रहा है, ये समीकरण 3 विद्युत बल को प्रदर्शित करता है। समीकरण 3 है ये कूलाम बल को प्रदर्शित करता है। इसको आप लोग कूलाम बल भी कह सकते हैं और विद्युत बल भी कह सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास में बल F है, ये बल एक सदिश राशि है। सबसे पहली चीज है सदिश राशि, जो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है। फिर अपन बात करें जो बल है, इस बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। जो आप लोगों के साधारण बल है, चाहे आप लोगों के विद्युत बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे आकर्षण बल हो, चाहे प्रतिकर्षण बल हो, उसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन होगा। फिर अपन बात करें तो इसके विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र तो आप लोगों को याद ही रख लेना है, m1L1T-2। ये हो गया आप लोगों के पास में बल, इस विद्युत बल या कूलाम बल की डिटेल। फिर अपन बात करते हैं ये जो आप लोगों के पास में बल है, इसका जो न्यूटन मात्रक होता है ये एमकेएस पद्धति में होता है। कौन सी पद्धति में होता है? एमकेएस पद्धति में। यदि मैं सीजीएस पद्धति की बात करूं तो सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। ये सीजीएस पद्धति में है। अब ये आप लोगों के पास में डाइन और न्यूटन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, जो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर? ये आप लोगों के पास में इस कूलाम बल के बारे में हो गया।
अब कूलाम्ब बल की अपन यदि डेफिनेशन देखना चाहिए, परिभाषा देखना चाहिए, तो देखो क्या होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अपन सिंपल सा ये देखें कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम लोग कूलाम्ब बल कहते हैं। और कूलाम्ब नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे हम लोग कूलाम्ब का नियम कहते हैं, जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है। ये जो कूलाम्ब बल होता है, ये कूलाम्ब बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के रूप में पाया जाता है। यहाँ जो आप लोगों के पास में एक कूलाम्ब बल होता है, इसका एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डायन होता है। न्यूटन और डायन के बीच में एक रिलेशन होता है, जो वैल्यू होती है हम लोग इसको इक्वल करते हैं, तो ये आप लोगों के पास में प्राप्त हो गया। ये जो बल होता है वो सदिश राशि होती है और इसका विमीय सूत्र m1 L1 T-2 होता है। फिर अपन आगे चलते हैं। ये जो आप लोगों के पास में k आ रहा है, ये k क्या है, इस k के बारे में और देख लेते हैं। k हमारे पास में एक समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक। ये जो समानुपाती स्थिरांक है, इसकी वैल्यू होती है, देखना, ये जो समानुपाती स्थिरांक होता है, यदि हम लोग निर्वात की बात करें, देखो हमारे पास में दो स्थिति बनती है, एक निर्वात होता है, एक माध्यम होता है। यदि हम लोग निर्वात में k की बात करें तो अपने पास में एक फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि अपन माध्यम की बात करें तो k का मान यदि अपन माध्यम में लेते हैं तो इसका मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये देखो आप लोगों के पास में दो स्थितियां बन रही हैं, एक में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, एक में एप्सिलॉन आ रहा है। तो इनमें क्या फर्क है? निर्वात लिया तो एप्सिलॉन नॉट आ गया और माध्यम लिया तो एप्सिलॉन आ गया। इनके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। यहाँ आप लोगों के पास में जो k आ रहा है, सबसे पहले अपन k का फॉर्मूला ले रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का बाद में लेंगे। k का सबसे पहले अपन मात्रक निकाल लेते हैं। तो k का मात्रक क्या होगा, यहां से निकालते हैं अपन k का मात्रक। देखो यहाँ पे मैं यहाँ k लेता हूं FeR²/Q1Q2, ठीक है। ये देखो यहां तक बन गई। अपने पास में F का क्या है मात्रक, न्यूटन, R का हो गया मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। तो K का मात्रक क्या होगा आप लोगों के पास में, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम्ब स्क्वायर। ये हो गया MKS पद्धति में मात्रक। यदि अपन इसी का CGS पद्धति में निकालना चाहें तो न्यूटन का हो गया डायन और मीटर का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम्ब का क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम्ब या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हो गया CGS पद्धति में मात्रक। क्लियर? अब देखो अपन आगे बात करते हैं। ये जो स्थिति आप लोगों की बन रही है, इसमें k का मान निकालते हैं। k का मान निकालने से पहले अपने को देखना होगा एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट है, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे अपन, इसका मात्रक निकालेंगे यहाँ से। मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लूँगा, देखना यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, 1/4 पाई क्या हो गया, 4 का कुछ भी नहीं, कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये संख्यात्मक मान है, पाई है ये नियतांक है, अपने पास में k हो गया। तो k का जो अपने पास में मात्रक है उसको आप लोग उलट देंगे, अंश को हर में और हर को अंश में कर देंगे, तो आप लोग के पास में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ जाएगा। देखो ये आप लोगों के कूलाम्ब स्क्वायर नीचे है तो कूलाम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? तो ये आप लोग के पास में मान आ गया। अब इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट करते हैं, इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे तो देखो k की वैल्यू क्या आएगी, k का मान आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। अब ये मान तो आ गया। यदि कोई ये कहे कि आप लोग के CGS में भी इसका मान निकालो, तो इसी को आप लोग, ये जो आप लोग के पास में जो मात्रक है, इस मात्रक को आप लोग CGS में बदल दो, अपने आप ही k का मान आप लोगों के आ जाएगा। चलो अपन निकाल के देख लेते हैं इसको भी। k का मान अपन निकालते हैं तो क्या होगा, 9 × 10⁹ तो पहले से है अपने पास में। न्यूटन को आप लोग डायन में बदलोगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, न्यूटन को डायन में बदलते हैं तो 10⁵ डायन होता है 1 न्यूटन में, हो गया। फिर अपन बात करते हैं मीटर की, ये मीटर स्क्वायर है और मीटर
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बट्टा, फिर अपने पास में नीचे क्या आ गया? कुलाम आ गया। कुलाम को आप लोग स्टेट कुलाम में बदलेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे ESU के रूप में, जिसकी वैल्यू अपन ने कल निकाली थी, जो आप लोगों का आवेश का मात्रक निकाला था कल, उसमें आया था कितना था मान? 10 की पावर 9 इसका होल स्क्वायर। क्लियर? देखो यहाँ पे K इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो गया आप लोगों के पास में 10 की पावर 5, ये बाहर आएगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि स्क्वायर के स्क्वायर लगा हुआ है। ये कितना हो जाएगा? 9, और ये 10 की पावर 18। ये हो गया आप लोगों के पास में डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU स्क्वायर। देखो यहाँ पे आप लोग कैंसिल कर सकते हो, 9 और 5 कितने हो गए? 14 हो गए, और 14 और 4 18, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 18 गया, 9 से 9 गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU स्क्वायर। देखो ये आप लोगों के पास में वैल्यू आ गई। अब ये एक आप लोगों के कंफ्यूज करने वाला मान आया है। आप लोगों ने शायद 11th क्लास में देखा होगा, 2 अपने पास में ऐसी वैल्यू आती है, एक तो ये वाला K का मान आता है, और एक आप लोगों के पास में आता है घनत्व। यदि अपन किसी अन्य भौतिक राशि की बात करें, जैसे अपन बात कर रहे हैं, चाहे कार्य की बात कर लो, कार्य का आप लोगों को पता है कि MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, और CGS पद्धति में क्या होता है? अर्ग होता है। अब जूल MKS पद्धति में है, CGS पद्धति में अर्ग है, तो आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7। ऐसे ही आप लोग बात करो बल की, तो न्यूटन होता है, और यहाँ क्या होता है? डायन होता है। क्या होता है यहाँ पे? डायन होता है। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन। इसका मतलब यदि आप लोग बड़ी मात्रक पद्धति से छोटी मात्रक पद्धति की ओर चलते हैं, तो आप लोगों के संख्यात्मक मान बढ़ रहा है। यहाँ पे बड़ी मात्रक पद्धति में 1 था, तो यहाँ छोटी मात्रक पद्धति में कितना हो गया? 10 की पावर 7। यहाँ बड़ी मात्रक पद्धति में 1 था, यहाँ कितना हो गया? 10 की पावर 5। तो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? इसमें देखो K में, देखो K की वैल्यू यहाँ MKS पद्धति में कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9, जबकि यहाँ कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये हो गया आप लोगों के पास में डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। जबकि देखो यहाँ बढ़ना चाहिए ना वैल्यू, लेकिन घट रहा है। ऐसा ही होता है आप लोगों के घनत्व में, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, क्योंकि अपन क्या करते हैं, यदि आप लोगों के आगे कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अपन सीधा सा ये वाला मान देख के ये देखते हैं, तो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि शायद CGS पद्धति में तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ती नहीं है, यहाँ मान कम हो रहा है। तो चलो अपने पास में ये वाला मान हो गया K का मान। अब आगे आप लोगों के पैराविद्युतांक है, पैराविद्युतांक और देख लेते हैं, फिर अपना जो कूलम के नियम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपने यहाँ पे देखें, पैराविद्युतांक क्या होता है? एक अनुपात होता है जो आप लोगों के माध्यम और निर्वात दोनों में अपने को, तो अपने क्या है पैराविद्युतांक, इसको एप्सिलॉन R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो एप्सिलॉन R क्या है? यहाँ जो आप लोगों के पास में एप्सिलॉन होता है, जिसको आप लोग माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका जो आप लोग आगे चलेंगे तो आप लोग क्या आता है? एप्सिलॉन R, जिसको पैराविद्युतांक कहते हैं, या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अपने पास में फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये एक संबंध आता है आप लोगों के पास में, तो यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन R का मान निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये माध्यम की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? पैराविद्युतांक कहलाता है। यहाँ जो आप लोगों के एप्सिलॉन R का मान होता है, ये भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। किस पे निर्भर करता है? ये माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। चलो आगे अपन बात करते हैं। इनमें बल की अपन बात करें तो सबसे पहले Fe का मान किस में देख रहे हैं अपन? निर्वात में। किस में है ये? निर्वात में। निर्वात में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। दूसरा अपन देख लेते हैं माध्यम में, माध्यम में क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब अपन बात करें इनमें समान निकालते हैं, समान निकालते हैं तो आप लोगों के पास में देखो एफ ई माध्यम ले लेता हूं मैं, एफ ई माध्यम अपॉन एफ ई निर्वात बराबर, देखो क्या होगा इसका मान, इसका मान आप लोगों के पास में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर अपन बात करें, इनको आप लोग सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास में देखो क्या वैल्यू आएगी, एफ ई माध्यम और एफ ई निर्वात बराबर, ये आप लोगों के पास में वैल्यू आएगी। देखना यहाँ आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ये होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये वाला जो वैल्यू है मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो गया। Q1 Q2 से ये गया, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। देखो क्या बचेगा, एफ ई माध्यम अपॉन एफ ई निर्वात इक्वल क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये कट जाएगा। क्या बचेगा आप लोगों के पास में, एप्सिलॉन आर इक्वल एफ ई निर्वात एफ ई माध्यम। क्लियर, ये आप लोगों के पास में आ गया। एप्सिलॉन आर का जो मान है जिसको आप लोग पेराविद्युतांक कहते हैं, इस पेराविद्युतांक का मान निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के रूप में आप लोगों को प्राप्त होता है। तो ये हो गया आप लोगों के पास में एप्सिलॉन आर का मान, जो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का आज कूलॉम के नियम का जो टॉपिक था अपना कंप्लीट हो चुका है। चलो ठीक है।